अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं यूरिन फॉर्मेशन। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि प्रीवियसली हमने डिस्कस किया है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, उसके बाद हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, और आज हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं यूरिन फॉर्मेशन। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा, जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे हमने देखा था प्राइमरी ऑर्गन जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का होता है वो हमारी किडनी होती है, और जो मेन फंक्शन हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का होता है वो होता है यूरिन फॉर्मेशन। बिफोर कि हम देखें यूरिन फॉर्मेशन, हम पहले देखते हैं कि हमारी बॉडी में यूरिन क्यों बनता है, यानी अगर यूरिन बनता है तो क्यों बनता है। आप सब लोगों को पता होगा कि हम सभी खाना खाते हैं, तो जब हम फूड इनटेक करते हैं, जब हम फूड को इनटेक करते हैं और फिर फूड हमारी बॉडी में क्या करता है, ये यूटिलाइज हो जाता है, यानी हमारी बॉडी की जो डिफरेंट फंक्शंस होती है उनको रेगुलेट करने में, या हम कहते हैं जो हमारी, या हम कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी की डिफरेंट फंक्शंस होती है वो प्रॉपरली हो जाए, उसके लिए हमारा फूड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जब फूड यहां पर हमारी बॉडी में यूटिलाइज हो जाता है, अब इस फूड से क्या होता है, एनर्जी निकलती है जो कि सेल्स या डिफरेंट ऑर्गन्स हमारे बॉडी की यूटिलाइज करते हैं। एनर्जी के साथ साथ वेस्ट भी यहां पर निकलता है, एनर्जी के साथ साथ वेस्ट भी निकलता है फूड से, और जो ये वेस्ट होता है ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए। अगर ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाए, क्योंकि ये एक्ट करता है टॉक्सिक सब्सटेंस एक्ट करता है हमारी बॉडी के लिए, तो इन ऑर्डर टू एक्सक्रीट दिस वेस्ट, हमारी बॉडी में अल्लाह ने पहले से ही एक्सक्रीटरी सिस्टम रखा हुआ होता है। जैसे कि हमारी बॉडी में डिफरेंट वेस्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, क्रिएटिनिन होता है, एज ए वेस्ट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। अब यही चीजें एक्सक्रीट होती है, यही चीजें हमारी बॉडी को एक्सक्रीट करनी होती है, ताकि ये इसका जो हम कह सकते हैं नेगेटिव इफेक्ट हमारी बॉडी पे ना पड़े। इसलिए हमारी बॉडी क्या करती है, यूरिन सिंथेसिस करती है। एक तो ये, दूसरा फंक्शन यूरिन सिंथेसिस का होता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो भी रेगुलेट कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल आप याद रखिए यूरिन क्यों बनता है। एक तो हमने देखा वेस्ट को एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को प्रिवेंट करता है, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए भी यूरिनेशन बहुत ही जरूरी है। तीसरा चीज एसिड बेस बैलेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ताकि हमारी बॉडी इजीली फंक्शन कर सके। ये तो हमने पहले देखा कि यूरिन फॉर्मेशन अगर होती है तो क्यों होती है हमारी बॉडी में। नाउ अब हम आते हैं यूरिन फॉर्मेशन पे, यानी ये जो यूरिन फॉर्मेशन होती है ये कैसे होती है। जो यूरिन फॉर्मेशन होती है ये 3 स्टेप्स में होती है। सबसे पहला स्टेप जो होता है यूरिन फॉर्मेशन का वो होता है फिल्ट्रेशन। दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है रीएब्जॉर्प्शन। और जो लास्ट वाला स्टेप होता है उसको हम कहते हैं सिक्रीशन। उसको हम क्या कहते हैं, सिक्रीशन। अब सबसे पहले हम देखते हैं, पहले स्टेप की तरफ हम आते हैं, यानी फिल्ट्रेशन जो होती है ये कैसे होती है, क्या क्या होता है इस फिल्ट्रेशन में।
जो फिल्ट्रेशन होती है, सबसे पहले आप याद रखिए ये फिल्ट्रेशन कहां पर होती है, जो हमारा रीनल कॉर्पस्कल, जो हमारा रीनल कॉर्पस्कल होता है। रीनल कॉर्पस्कल क्या होता है? पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जो कि हमने डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज आप पहले वो देखिए ताकि आपको ये अच्छे से फिर समझ आ जाए। जो रीनल कॉर्पस्कल होता है, आप सब लोगों को पता होगा, ये दो पार्ट से मिलके बना हुआ होता है। जो पहला पार्ट होता है जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, और जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल। इसी में ये सारा प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन का। किसमें? रीनल कॉर्पस्कल में। अब हम देखते हैं इस फिल्ट्रेशन में होता क्या है। जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा कि जो रीनल आर्टरी होती है, प्रीवियसली हमने डिस्कस किया है, जो रीनल आर्टरी होती है वहां से ब्लड आता है, वहां से ब्लड आता है। कहां पर आता है? हमारे इस ग्लोमेरुलस में। मान लीजिए ये कैपिलरी, क्योंकि ग्लोमेरुलस किसका बना हुआ होता है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। मान लीजिए ये एक कैपिलरी है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी है ये। यहां से ब्लड कहां से आता है? यहां पर आता है ब्लड थ्रू एफेरेंट आर्टेरियोल, थ्रू एफेरेंट आर्टेरियोल। अब जो ही यहां से ब्लड आता है, अब सवाल कितना ब्लड आता है? अप्रोक्सीमेटली 625 ml, अप्रोक्सीमेटली 625 ml ब्लड यहां पर आता है। और जो ही ये ब्लड आता है, कहां से चला जाता है ये ब्लड? ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में ब्लड आ गया है। अब जो ये ब्लड है, इस ब्लड को क्या होना है? फिल्टर होना है। इसीलिए तो इस प्रोसेस का नाम है फिल्ट्रेशन। इसको फिल्टर होना है। अब जो ये कैपिलरीज होती है, ये स्पेशल कैपिलरीज होती है, या हम कह सकते हैं, क्योंकि कैपिलरीज की डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जो ये वाली कैपिलरी होती है इसको हम कहते हैं फेनेस्ट्रेशन, फेनेस्ट्रेशन कैपिलरीज। जो एक ग्लोमेरुलर कैपिलरी होती है, ये कौन सा टाइप होती है कैपिलरीज का? फेनेस्ट्रेशन कैपिलरीज। फेनेस्ट्रेशन कैपिलरीज का मतलब क्या है? यानी इनमें फेनेस्ट्रेशंस प्रेजेंट होते हैं, या हम कह सकते हैं पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये एंडोथेलियल लाइनिंग है इस कैपिलरी की, यहां से ये पोर्स प्रेजेंट है, ये पोर्स यहां पर प्रेजेंट है, जहां से क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है। बट यहां पर एक पॉइंट याद रखना है, जो ये पोर्स होते हैं, जो ये पोर्स होते हैं, इनका जो डायामीटर होता है, डायामीटर जो इनका होता है वो तकरीबन होता है 50 to 100 नैनोमीटर। सो यहां पर हम क्या कह सकते हैं? फिर वही पार्टिकल यहां से फिल्टर होके जाएगा जिसका डायमीटर कितना होगा? 50 to 100 नैनोमीटर। सबसे पहला पॉइंट। एक चीज, अब मान लीजिए जो ब्लड का कुछ पार्ट है वो यहां पर आ चुका है, क्योंकि वो फिल्टर हुआ कहां से? थ्रू दिस कैपिलरी, ग्लोमेरुलर कैपिलरी का जो एंडोथेलियल लाइनिंग होती है वहां से ये फिल्टर हो चुका है। अब इसके बाद जो दूसरी लेयर होती है, क्योंकि प्रीवियसली भी हमने डिस्कस किया है, जो 3 लेयर्स रेस्पॉन्सिबल होती है फिल्ट्रेशन के लिए। नंबर 1 एंडोथेलियल लाइनिंग, एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी, नंबर 1। दूसरी जो होती है ये लेयर, जिसको हम क्या कहते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये वाली है बेसमेंट मेम्ब्रेन। और तीसरी लेयर जो होती है ये वाली, जिसको हम क्या कहते हैं? विसरल लेयर, विसरल लेयर, जो किसका पार्ट होती है? जो हमारा बोमेन्स कैप्सूल होता है, बोमेन्स कैप्सूल की जो एक्सटर्नल लेयर होती है, ये वाली लेयर, जिसको हम क्या कहते हैं? विसरल लेयर। इसमें स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, पोडोसाइट्स,
ये हमने डिस्कस किया है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में, इसलिए मैंने कहा था आप वो पहले देखिए ताकि ये आपको फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। नाउ हमने क्या देखा, जो भी फिल्ट्रेट है वो पहुंच चुका है कहां पर, यानी कैपिलरी से वो पास हो गया है थ्रू दीज पोर्स, जो यहां पर फेनेस्ट्रेशन प्रेजेंट है इस कैपिलरी में। अब क्या है यहां पर प्रेजेंट होती है दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ये 3 लेयर से बनी हुई होती है। यहां पर आप देख सकते हैं ये है एक लेयर, ये है दूसरी लेयर और ये है तीसरी लेयर। जो मिडल लेयर होती है ये डेंस लेयर होती है जिसको हम कहते हैं लैमिना डेंसा। लैमिना डेंसा, जो लैमिना डेंसा होती है ये बनी हुई होती है लैमिनिन प्रोटीन। लैमिनिन प्रोटीन और इसमें प्रेजेंट होता है कोलेजिन, कोलेजिन फाइबर टाइप 4। टाइप 4 यानी जो लैमिना डेंसा होती है ये किसकी बनी हुई होती है, लैमिनिन प्रोटीन और कोलेजिन फाइबर टाइप 4। और जो ये वाली लेयर होती है जो किसकी तरफ है, इस कैपिलरी एंडोथेलियम की तरफ है, इसको हम कहते हैं लैमिना रियरा इंटरना। क्या कहते हैं, लैमिना रियरा इंटरना। और जो ये वाली तीसरी लेयर होती है इसको हम कहते हैं लैमिना रियरा एक्सटर्ना। क्या कहते हैं, लैमिना रियरा एक्सटर्ना। और जो ये दोनों लेयर्स होती है ये बनी हुई होती है हिपैरिन, हिपैरिन सल्फेट। किसकी बनी हुई होती है, हिपैरिन सल्फेट। सो इस वजह से ये क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज्ड। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज्ड। यानी लैमिना रियरा इंटरना और लैमिना रियरा एक्सटर्ना ये बनी हुई होती है हिपैरिन सल्फेट से। दैट्स व्हाई ये क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज्ड। यहां पर एक और पॉइंट हमें समझने को मिलेगा, जो भी पार्टिकल अब यहां पे प्रेजेंट है जो कहां से पास हुआ, कैपिलरी से पास हुआ, कैपिलरी एंडोथेलियम से पास हुआ। अब अगर उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, मान लीजिए यहां पर कोई पार्टिकल ऐसा है जिसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। थोड़ा सा फिजिक्स यूज अगर हम करेंगे तो ये लेयर इस नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल को यहां से पास होने नहीं देगी, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, एज वी नो जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये इस नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स को वापस भेज देंगे, वापस भेज देंगे कहां की तरफ, यहां की तरफ वापस भेज देंगे। और पहले ही हमने देखा जो ये फेनेस्ट्रेशन थी ये खाली 50 to 100 नैनोमीटर्स के रेंज में जो भी पार्टिकल आता है उसको पास होने देते हैं। जो भी पार्टिकल्स यहां से, या हम कह सकते हैं जिनका साइज मोर देन 50 to 100 नैनोमीटर होगा, वो पास नहीं होंगे थ्रू दिस ग्लोमेरुलर कैपिलरी का जो एंडोथेलियम होता है। ये तो हमने देखी दूसरी लेयर। इसके बाद जो एक तीसरी लेयर होती है विसरल लेयर, जहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, पोडोसाइट्स। इस विसरल लेयर में क्या होता है, इस विसरल लेयर में ये पोडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। प्रीवियसली हमने डिस्कस भी किया है। तो क्या होते हैं, पोडोसाइट्स होते हैं। अब जो ये पोडोसाइट्स होते हैं इनके दरमियान ये स्पेस प्रेजेंट होती है, ये स्पेस प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट। क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट। जो इनका डायमीटर होता है वो होता है तकरीबन 25 to 35 नैनोमीटर। इनका डायमीटर कितना होता है, 25 to 35 नैनोमीटर। सो अब हम क्या कह सकते हैं, फिर जो भी पार्टिकल कहां से, बेसमेंट मेम्ब्रेन से पास हुआ, उसका डायमीटर अगर 25 to 35 यानी 35 तक अगर उसका डायमीटर होगा तो वो यहां से पास हो सकता है, वरना वो यहां से पास नहीं होगा। अगर नहीं होगा पास तो वो फिर से वापस चला जाएगा, फिर से ग्लोमेरुलर कैपिलरी में और बाहर की तरफ
जाएगा। एक चीज, इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं नीचे यहां पर एक लेयर, यहां कह सकते हैं एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है बिटवीन पोडोसाइट्स, जिसमें स्मॉल गैप प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल प्रोटीन ये प्रेजेंट होता है एक्चुअली, जिसको हम कहते हैं नेफ्रिन। क्या कहते हैं, नेफ्रिन। ये क्या करता है, मेम्ब्रेन, यहां हम कह सकते हैं ये लाइक गेट यहां पर एक्ट करता है, गेट होता है, कुछ पार्टिकल्स को पास करता है, कुछ पार्टिकल्स को पास नहीं करता है। अब सवाल किन पार्टिकल्स को ये पास करता है, ये उन पार्टिकल्स को पास करता है जिनका साइज होता है अप टू 7 या 9 नैनोमीटर, क्योंकि इसका डायमीटर खाली इतना ही होता है 7 to 9 नैनोमीटर। सो जिन पार्टिकल्स का साइज 7 तक या 9 नैनोमीटर तक होगा, उन्हीं पार्टिकल्स को खाली ये पास होने देता है। कहां पर पास होने देता है, यहां पर इस स्पेस में। एक सेकंड, इस स्पेस में पास होने देता है, यानी इस स्पेस में पास होने देता है, जो कि है, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में हमने, यूरिनल स्पेस। यूरिनल स्पेस यानी स्पेस जो प्रेजेंट होती है पोडोसाइट और जो एक्सटर्नल कवरिंग होती है, जो कि बनी हुई होती है स्मूथ स्क्वैमस एपिथेलियम से। बोमेन्स कैप्सूल की जो एक्सटर्नल लेयर होती है, ये हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में। तो अब कौन से पार्टिकल्स यहां पर आएंगे जिनका साइज क्या होगा, 7 to 9 यानी अप टू 7 या 9 नैनोमीटर तक जिनका साइज होगा, वही पार्टिकल्स यहां पर आएंगे। अब सवाल कौन कौन पार्टिकल यहां पर आता है और कौन कौन पार्टिकल यहां पर नहीं आता है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, ब्लड में बहुत सारी चीजें पाई जाते हैं, जैसे ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, और साथ साथ वेस्ट भी यहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर जो आते हैं उनका जो यानी जो पार्टिकल यहां पर आते हैं, पहले हम वो देखते हैं, यानी कौन कौन से पार्टिकल्स इन लेयर्स से पास होकर फिल्टर होते हैं। सबसे पहले तो वेस्ट पास होते हैं, जैसे यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, क्रिएटिनिन होता है, ये सारे वेस्ट्स यहां पर पहुंच जाते हैं। नंबर 2, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स भी यहां पर पहुंचते हैं, जैसे ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स होते हैं, फैट्स होते हैं और स्मॉल प्रोटीन्स भी यहां पर पहुंचते हैं। इसके साथ साथ और क्या, वाटर भी यहां पर पहुंचता है। यानी ये सब चीजें यहां पर फिल्टर होके इस यूरिनल स्पेस में पहुंचते हैं, इस सारे प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन, जो कि कहां से होती है, थ्रू दीज 3 मेम्ब्रेन, जिनको हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। यानी एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसके साथ साथ जो ये पोडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं विसरल लेयर में, बोमेन्स कैप्सूल के, इन 3 लेयर्स को ही हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, जिसके थ्रू फिर अल्टीमेटली फिल्ट्रेशन होती है। और कौन कौन पार्टिकल्स यहां से फिल्टर होके जाते हैं, वाटर जाता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, इसके साथ साथ वेस्ट्स भी जाते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स भी यहां से पास होते हैं, जैसे सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, क्लोरीन होता है, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स इस मेम्ब्रेन से फिल्टर होके कहां पर पहुंचते हैं, यूरिनल स्पेस। और इसके बाद अब दूसरा स्टेप शुरू होने वाला है, जिसको हम कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस। और यहां पर एक और चीज आप याद रख सकते हैं, कौन कौन से पार्टिकल्स पास नहीं होते हैं। एक तो ब्लड सेल्स यहां से फिल्टर होके नहीं जाते हैं, जैसे कि आप सब लोगों को पता है, प्लेटलेट्स होती है, WBCs होते हैं, RBCs होते हैं, उसके साथ साथ प्लाज्मा प्रोटीन्स,
प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजन एटसेट्रा, वो भी यहां से फिल्टर होके नहीं जाते हैं। वो कहां से जाते हैं? वापस जाते हैं थ्रू एफरेंट या इफेरेंट आर्टीरियोल। आता है एफरेंट आर्टीरियोल से और जाता है थ्रू इफरेंट आर्टीरियोल। ये हमने देखा फिल्ट्रेशन प्रोसेस। एक और पॉइंट आप याद रख सकते हैं, जो ये फिल्ट्रेशन होती है तकरीबन 125 ml ब्लड फिल्टर होता है पर मिनट। कितना ब्लड फिल्टर होता है? 125, जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, बट पर मिनट। अगर हम जीएफआर की बात करें यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पर डे ये होता है तकरीबन 180 लीटर। यानी इतना सारा ब्लड हमारे नेफ्रॉन से फिल्टर होके जाता है एक दिन में। अब सवाल, इतना यूरिन तो हम पास करते नहीं, तो क्या होता है इसमें से जो तकरीबन 99% होता है वो क्या होता है? रीएब्जॉर्ब होता है। और खाली हम इसका 1% जो कि कितना होता है? 1% जो कि होता है 1.8 लीटर हम यूरिन पर डे पास करते हैं। होप आप सब लोगों को ये फिल्ट्रेशन अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे रेब्जॉर्प्शन और उसके साथ साथ सिक्रीशन। थैंक यू सो मच।